So today this is our fourth lecture on the topic of straight lines, and today we will be dealing with the following topics, which are means distance between two parallel lines. In the previous class we saw the distance between a point and a line. So today we will be seeing the distance between two parallel lines. Similarly we will be seeing the area of a parallelogram as well as the position of a point with respect to a line. And basically the second topic is just a short trick based on the first topic, and this is pretty useful in the examination. And the third topic is a very useful topic in the entire coordinate geometry, not even not only in the straight lines. So let us start. So we need to means first we are given two straight lines. मतलब यहाँ पे पहली लाइन दी है और उसके पैरेलल एक और सेकंड लाइन दी है, और हम लोग को फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर एक पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट ऐसे दिया हो और एक लाइन दी हो, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालना जानते हैं फॉर्मूले से, कि अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस पॉइंट का और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो जो डी डिस्टेंस आती है वो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। पर अब हम लोग को यहाँ पे दो एक पॉइंट और एक लाइन नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग को दो लाइन दी है। तो अगर हम लोग को ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का भी डिस्टेंस निकालने के लिए, हम लोग इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कि मान लेते हैं कि फर्स्ट वाली लाइन पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है u, v, और इस पॉइंट से इस लाइन का अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग को ये डी निकालना है। अब मान लेते हैं यू वी, यहाँ पे दो पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी ए यू प्लस बी वी प्लस सी टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इस लाइन का इक्वेशन ये है और इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो फिर ये वाला हम लोग के पास चीज आ गया। और दूसरी बात हम लोग क्या जानते हैं कि ये u, v तो हम लोग लाइन वन पे ही एक पॉइंट लिए थे। अब लाइन वन पे ही एक पॉइंट लिए हैं u, v, तो u, v को लाइन वन की इक्वेशन में रखेंगे तब तो जीरो आएगा। और अगर ऐसा है तो ए यू प्लस बी वी प्लस सी वन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग का जो डी डिस्टेंस आया था उसमें हम लोग प्लस सी वन और माइनस सी वन कर देंगे, और जैसे ही हम लोग प्लस सी वन करेंगे तो ये वाला जो चीज है ये जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, सी टू माइनस सी वन। तो हम लोग की जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आई वो केवल क्या आई, सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे इसमें हम लोग को दो पैरेलल लाइंस दी थी, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हम लोग सीख गए। अब जो सेकंड चीज है वो है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते थे, मतलब अपने 9th 10th की नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेस, अगर मतलब बेस ए बी है तो बेस टाइम्स हाइट। मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर हम लोग ऐसे कहें तो वो होगा ए बी टाइम्स एच वन। तो अगर हम लोग को ए बी और सी डी का इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग एच वन तो आसानी से निकाल लेंगे, पर ए बी हम लोग केवल सी बी सी और ए डी के इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हम लोग को कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अब ए बी को हम लोग एच टू के टर्म्स में चलो लिखते हैं, क्योंकि एच टू आराम से हम लोग इन ए डी और बी सी के इक्वेशन से आराम से एच टू तो निकल ही जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग पिछले स्लाइड में मतलब पिछला कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो यही था कि दो पैरेलल लाइंस जैसे ए डी और बी सी, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का क्या डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही हैं। तो H2 तो निकल जाएगा, H1 भी निकल जाएगा। अब मेन बात आती है कि ए बी कैसे निकलेगा। तो ए बी इज बेसिकली, जैसे इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा H2 डिवाइडेड बाई ए बी, साइन थीटा यही होगा। अब ए बी को इस साइड लेते जाओ, साइन थीटा को इस साइड लेते जाओ, तो ए बी क्या होगा, H2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं वही कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेसिकली H1 टाइम्स ए बी, और ये H1 ए बी, और ए बी को अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, H2 कोसेक थीटा या फिर H2 बाई साइन थीटा। ठीक है। अब हम लोग मतलब लेक्चर वन में हम लोग पढ़े थे कि दो लाइंस अगर दी हो, जैसे ये लाइन वन दी है, ये लाइन टू दी है, तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो वो थीटा कैसे निकलेगा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि हम लोग tan थीटा वन माइनस थीटा टू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कि अगर ये इस एंगल को थीटा मान ले या टी मान ले तो tan t क्या होगा, tan t होगा m1 मतलब इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप m1 माइनस m2 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो अगर tan t पता चल गया तो sin t क्या होगा, इसको मान लो साइन
इसको मान लो कॉस, तो न्यूमरेटर में कर दो, न्यूमरेटर में कर दो ये वाला चीज m1 माइनस m2, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बेसिकली ये आ जाएगा साइन टी 1 प्लस m1 m2, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस इज कॉस टी। कॉस टी अपना क्या आएगा, 1 प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर की पावर हाफ। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग को तो चाहिए था कि m1 मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर की पावर 1/2 होना चाहिए था। तो अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। अब यहाँ से जो 2m1 m2 आएगा और यहाँ से जो माइनस 2m1 m2 आएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। अब यहाँ से इजिली फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस m1 स्क्वायर ले लो, m2 स्क्वायर को बाहर ले लो, तो फिर 1 प्लस m1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, और इस पूरे का पावर 1/2 था, तो उसी को सेपरेट करके ऐसे हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा एरर है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉस्ट ही होगा। तो अपना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम लोग निकाले थे h1 h2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो h1 अपना आएगा c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, जो हम लोग अभी पिछले स्लाइड में पढ़े थे। मतलब ये इक्वेशंस ऑफ द लाइन ऐसे हैं नॉर्मल टाइप के, मतलब जनरलाइज टाइप के, जैसा हम लोग मानते हैं। और वैसे ही h2 क्या आएगा, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर, और 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉरी ये 1 प्लस m1 माइनस m2 होगा। मतलब ये अगर साइन थीटा हो तो ये m1 माइनस m2 होगा। मतलब बेसिक आइडिया जो यूज हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में वो यही है, बाकी सब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी m1 माइनस m2 होगा, ये बेसिकली एक कैलकुलेशन एरर है सिंपल सा। तो यहाँ पे ये वाला जो अपना कोसेक थीटा है, वो हम लोग क्या निकाले हैं, 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर का पूरे इस पूरे का अंडर रूट डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ये m1 माइनस m2 है, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट डिवाइडेड बाई ओनली मॉड ऑफ m1 माइनस m2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोग को कोई भी दो इक्वेशन मतलब चार इक्वेशन दिया हो लाइंस का, तो उससे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इनके कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे, इनके कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे जब अपना पहले इन दोनों के लाइंस के वाई वाई वाले मतलब वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बना लेंगे, और उसके बाद इसके कांस्टेंट को सेपरेट करो, इसके कांस्टेंट को सेपरेट करो, और उसके बाद जो स्लोप m1 है यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है, दोनों के x के कोएफिशिएंट को घटा के मॉड ले लो। मतलब दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड वी शुड रिमेंबर दिस। Now we are moving on to our next topic, and this is the position of a point with respect to a line. तो मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मतलब ये क्या है, होता क्या है पोजीशन ऑफ पॉइंट। जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे इस वाले फिगर को देख के हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 से ऊपर है। अब ये क्यों ऊपर है, ये ऊपर इसीलिए है क्योंकि पॉइंट 1 का वाई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट 2 के वाई कोऑर्डिनेट से ऊपर है, इसीलिए हम लोग कह पा रहे हैं कि 1 का कोऑर्डिनेट 2 से ऊपर है। ये सब हम लोग जनरल सेंस में कह रहे हैं, मतलब अपनी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे देखे ही। अब ऐसा नहीं कि हम लोग उल्टा देखे तो कहें कि मतलब इस साइड से देख रहे हैं तो 2 ऊपर है 1 से, ऐसा नहीं कहेंगे। मतलब जो हम लोग को नॉर्मली दिख रहा है उसी के हिसाब से तो हम लोग यही कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट से ऊपर है। अब वैसे ही अगर दो लाइन दी है, मान लो ऐसे है, जैसे ये लाइन अगर 1 दी है, ये लाइन 2 दी है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि लाइन 1 लाइन 2 से ऊपर है, हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन से ऊपर है, क्योंकि इसका जो y इंटरसेप्ट है, अब यहाँ पे हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं, पर हम लोग ये हम लोग को दिख तो रहा है कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से ऊपर है। पर अगर कोई रीजन पूछे कि y इफ दीज आर टू पैरेलल लाइंस देन व्हाई यू आर सेइंग दैट फर्स्ट लाइन इज अबव सेकेंड, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यही होगा कि इसका y इंटरसेप्ट इस वाले से इस वाले के y इंटरसेप्ट से ऊपर है। अच्छा ठीक है, पर हम लोग का जो टॉपिक था या जो हम लोग को चीज देखनी है वो निकालना है
position of a point with respect to a line or say any general curve. So अब हम लोग को यहाँ पे केवल एक पॉइंट दिया है अल्फा बीटा, और ये लाइन दी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हम लोग को अल्फा बीटा का पोजीशन निकालना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से जो हम पैरेलल लाइन का रेफरेंस दिए थे वहां से ये तो लग ही रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अल्फा बीटा से एक पैरेलल लाइन खींचने वाले हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। और जैसे ही ये पैरेलल लाइन खींचेंगे वैसे ही अगर उस पैरेलल लाइन का y इंटरसेप्ट इस c से बड़ा है तब अल्फा बीटा इज लाइंग अबव दैट लाइन, और अगर उस पैरेलल लाइन का ये y इंटरसेप्ट c से छोटा है देन दैट लाइन इज लाइंग बिलो दैट लाइन। तो वही चीज हम लोग करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि देखना है कि ये वाला पॉइंट बड़ा है, मतलब अबव दैट लाइन है कि नहीं। तो अबव दैट लाइन होगा तो क्या होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बीटा माइनस एम अल्फा, इस वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और अगर ये फर्स्ट वाला पॉइंट पॉइंट वन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन के ऊपर है तो बीटा माइनस एम अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन सी वन, और बीटा माइनस एम अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन सी वन में सी वन को इस साइड लेते जाओ, तो सी1 को इस साइड लेते जाओगे तो आएगा बीटा माइनस एम अल्फा माइनस सी1 इज ग्रेटर देन 0, विच इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस वाली लाइन में हम लोग अल्फा बीटा को पुट किए, मतलब x की जगह अल्फा पुट किए, y की जगह बीटा पुट किए, और जो चीज मिली वो पॉजिटिव मिली। और अगर वो चीज पॉजिटिव मिलेगी यानी कि वो वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है और ये लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जो y का कोएफिशिएंट है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर y का कोएफिशिएंट हम लोग नेगेटिव ले लें तो तब तो ये चीज उल्टी हो जाएगी ना। जैसे l अल्फा बीटा हम कह रहे हैं, l अल्फा बीटा इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ इट्स y कोएफिशिएंट पॉजिटिव। मतलब l अल्फा बीटा वाला जो नोटेशन यूज कर रहे हैं इसमें मतलब जो हम l अल्फा बीटा का नोटेशन यूज कर रहे हैं उसमें हम ये श्योर शॉट मान ले रहे हैं कि जो y का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही है। अगर y का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो हम लोग का मतलब तो ये एल अल्फा बीटा पॉजिटिव नहीं आएगा। मतलब अगर हम लोग एल अल्फा बीटा को एम एक्स प्लस सी वन माइनस वाई ले लिए तब एम अल्फा प्लस सी वन माइनस बीटा लेस देन 0 आ जाएगा, और इससे हम लोग ये नहीं कंक्लूड कर लेंगे कि द पॉइंट इज बिलो दैट लाइन। सो हम लोग मतलब अब अगर कोई भी एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दी है और हमसे पूछे कि इस ये मतलब ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के ऊपर है कि नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस वाली लाइन का इक्वेशन मान लो 2x माइनस 3y प्लस 5 है और ये वाला पॉइंट है 1,2, तो अभी हम लोग डायरेक्टली 1,2 को इस वाली लाइन में रख के साइन नहीं चेक करने लगेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन में इक्वल टू 0 भी होगा इस साइड। इस पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें 1,2 रख दो, 1,2 रखेंगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 2, ये आएगा 5, तो 6 माइनस 7 क्या होता है, -1 होता है। सो ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाली लाइन के नीचे लाई करेगा। यानी कि अगर हम लोग कहीं भी ये जैसे 3y माइनस 2x माइनस 5 को अगर ड्रॉ करें तो वो कुछ पॉजिटिव स्लोप की ऐसी लाइन होगी, तो ये वाला जो पॉइंट है 1,2 वो कहीं इस रीजन में लाई करेगा, इस रीजन में, इस रीजन में नहीं लाई करेगा, वो हमेशा इस रीजन में लाई करेगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। इसमें हम लोग जल्दीबाजी में हमेशा क्या गलती कर देते हैं कि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते नहीं है और तुरंत हम लोग मतलब लाइन में डायरेक्ट पॉइंट रख के उसका साइन चेक करके अपना कंक्लूजन दे देते हैं। तो ऐसा गलती हम लोग को नहीं करना है। अब जो हम लोग पिछले कुछ से मतलब क्लास 1 2 3 में जो टॉपिक्स पढ़े थे और जो फोर्थ में भी पढ़े थे उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल लाइन इज 0 देन प्रूव दैट द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इन सारे के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता है, पर ये जो वेरिएबल लाइन एक दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे हम लोग को उस लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस ये मतलब ए भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, सी भी नहीं पता है, और हम लोग को बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है
कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस पे इन सारे गिवन पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उन सब का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट 1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ क्या होगा, P1 मान लेते हैं। उसका लेंथ होगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मॉड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन लेनी है। अच्छा ठीक है, अब मान लेते हैं सिग्मा P1 कर रहे हैं, यानी कि P1 तक P2 ऐसे करके Pn तक। तो सिग्मा P1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा a सिग्मा x1 प्लस b सिग्मा y1 प्लस सिग्मा c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब ये वाला चीज जो है ये 0 है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग के पास क्या आएगा, ए सिग्मा B1 ए सिग्मा XI प्लस बी सिग्मा YI प्लस ये सिग्मा C, मतलब I इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो ये बेसिकली C इंटू n हो जाएगा और ये चीज 0 हो जाएगी। अच्छा, अब n को क्या करें, हम लोग इस पूरे इक्वेशन को n से डिवाइड कर दें तो हम लोग के पास आएगा a सिग्मा XI बाई n प्लस b सिग्मा YI बाई n प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया है उसको हम लोग ध्यान से देखें, इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये a है, ये कोई एक सिग्मा XI बाई n कोई एक फिक्स्ड x कोऑर्डिनेट है, ये b है, ये कोई फिक्स्ड y कोऑर्डिनेट है, और ये अपना इसी लाइन वाला c है। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग अपनी लाइन के इक्वेशन में सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n पुट कर रहे हैं तो हम लोग को 0 मिल रहा है। यानी कि हम लोग का सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n इस लाइन के इक्वेशन में पुट करने पे 0 मिल रहा है। यानी कि सिग्मा XI बाई n और सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n इस वाली लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जितनी भी सारी लाइंस होंगी, जितनी भी इस टाइप की लाइंस होंगी जिनकी इन n गिवन फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 आ रहा है, वो सारी की सारी इस वाले पॉइंट से सिग्मा XI बाई n सिग्मा YI बाई n से पास करेंगी। यानी कि ये वाला सिग्मा XI बाई n वाला पॉइंट है अगर, तो सारी लाइंस जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं वो कुछ ऐसी होंगी, दे ऑल मस्ट बी पासिंग थ्रू दैट गिवन पॉइंट। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये बोथ कन्वर्स, मतलब ऐसा भी है कि सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n से कोई भी लाइन जो पास करेगी वो इन सारी चीजों को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, क्योंकि सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n से कोई पॉइंट, कोई लाइन पास करेगी तो उसके लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, और उसके लिए ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू सिग्मा P1 एंड सिग्मा P1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये दिया हो कि n गिवन पॉइंट्स हैं और उन सारे पॉइंट से किसी गिवन लाइन का लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और उनका सम 0 है, तो वो वाली जो गिवन लाइन है वो पक्का से सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n से पास करेगी। और दूसरा चीज कि अगर n गिवन पॉइंट्स हैं और सिग्मा XI बाई n और सिग्मा YI बाई n से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लाइन उस गिवन लाइन पे, कोई भी वो लाइन हो, उस गिवन लाइन पे अगर हम लोग इन सारे n पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें देन ऑल्सो द सम विल बी 0, सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स विल बी 0। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली जो जो चीज दी हुई है उसको हम लोग को पहले अपने इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीख गए तो हम लोग का आधा काम तो हो जाएगा आसानी से। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है उसमें कि क्या दिया है, इसमें कैसे अप्रोच करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब इजी टाइप का ही है पर एकदम इंट्यूटिव नहीं है। कि यहाँ पे हम लोग को बताना है कि एक पॉइंट दिया है 4,5, 4,-5, और एक दूसरा पॉइंट दिया है 2,3, -2,3, और हम लोग को कह रहा है कि इस 4,-5 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, और उसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस -2,3 से 12 है, और हम लोग को प्रूव करना है कि ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, तो ये अब हम लोग कैसे करेंगे? तो इसमें भी हम लोग एकदम बेसिक से चलते हैं कि हम लोग को क्या दिया है कि मान लेते हैं कि कोई लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर रही होगी जिसकी -2, मतलब जो कि 4,-5 से पास करे और -2,3 से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो।
बेसिकली 12 क्या होगा, 12 होगा, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी मान ले रहे हैं, तो a माइनस 2a प्लस 3b प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर दूसरा है कि 4 - 5 से ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पास कर रहा है, यानी कि 4x 4a माइनस 5b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग के पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है। तो अब इससे हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे कि मतलब फॉर देयर विल एग्जिस्ट नो सच ए बी एंड सी सच दैट ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें हम लोग को बस बेसिक ज्योमेट्री अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग बना लें तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये एक क्या कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये उसका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही होगा, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये वाला चीज़ हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा। ये एच है, ये पी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एच मस्ट बी ग्रेटर देन 12। और एच क्या है, एच अपना है 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 64 + 36 दैट इज अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 होता है 10। तो हाइपोटेनियस अपना आ रहा है केवल 10 और परपेंडिकुलर है 12। ऐसा तो हो नहीं सकता है, मतलब 4 - 5 से कोई भी हम लोग लाइन बना लें तो उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उस लाइन की -2, 3 से, वो 10 ही होगी और 10 से ज़्यादा नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 पॉइंट दिया है, जैसे ये पॉइंट 1 दिया है, ये पॉइंट 2 दिया है, और अगर हम लोग से पूछे कि अगर हम लोग 1 से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं बहुत सारी, और हम लोग से पूछे कि जो जो मतलब जितने भी शायद हम लोग कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर ले उसमें से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी उन लाइंस की 2 से, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी उन लाइंस की 2 से, तो वो हमेशा 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस ही होगी, क्योंकि और कोई भी डिस्टेंस है वो हमेशा उससे छोटी ही होनी है, 1 2 की डिस्टेंस से छोटी ही होनी है। मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसका कोई ना कोई पार्ट ही होगा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो तभी मिलेगी ना जब हम लोग का जो 1 2 वाला लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे ब्लैक वाले से, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। ये वाली जो लाइन है, इसी वाली लाइन के लिए मतलब यही एक ऐसी एकमात्र लाइन है जो 1 से पास करेगी और उसकी 2 से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और कोई भी लाइंस अगर हम लोग ले लें तो उन सारी लाइंस की डिस्टेंस हमेशा 1 2 वाले लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस से कम ही होगी। और यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का डिस्टेंस केवल 10 है, और हम लोग को कह रहा है कि एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि फर्स्ट से पास करे और सेकंड से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो तो केवल 10 हो पाएगी। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट पढ़े उसी का यूज होगा। यहाँ पे हम लोग को दिया है कि 3 लाइन का इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि ये 2 स्क्वायर्स बना रही हैं। मतलब ये कैसा होगा वो एक बार देख ले रहे हैं। कि पहला दिया है कि 3 लाइन्स x+2 2y+3 x+2y−7 एंड 2x−y−4 फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स मतलब कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा तभी ये कह रहा है कि 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बना रहा होगा। 3 लाइन्स x+2y+3 x+2y−7 एंड 2x−y−4 फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ दीज स्क्वायर्स। तो जो मान लेते हैं ये वाला साइड जो है, मतलब ये जो पैरेलल जो 2 साइड्स हैं वो x+2y+3, जैसे इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं, तो मतलब इक्वेशंस को। तो ये वाला अपना इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है।
अब हम लोग को ये लाइन 4 और लाइन 5 का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे ये देखना है। तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग अभी जो पढ़े थे कॉन्सेप्ट कि हम लोग को क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका उनको डिवाइड करना है, मतलब C1 माइनस C2 करना है। C1 माइनस C2 क्या होगा, 10 होगा, 10 का मॉड 10 होगा, और 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस केस में क्या आएगा, √5। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है अपनी, ये आ जाएगी 10/√5, बेसिकली 2√5। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, ये अगर 2√5 है तो ये वाली डिस्टेंस भी 2√5 आनी चाहिए। अब ये मतलब अब हम लोग को जो अपना क्वेश्चन है वो रिड्यूस किसमें हो गया है कि हम लोग को ये थर्ड वाला इक्वेशन दिया है, और हम लोग को उससे +2√5 और -2√5 वाले दो पैरेलल लाइंस फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, हम लोग को क्या दिया है, डिस्टेंस दी है 2√5, और हम लोग को बेसिकली कांस्टेंट ही फाइंड करना है, क्योंकि जो इक्वेशन होगा इन दोनों लाइंस का, वो क्योंकि ये वाली जो फोर्थ और फिफ्थ है वो थर्ड के पैरेलल ही लाइंस होंगी, तो फोर्थ और फिफ्थ का भी इक्वेशन सम 2x माइनस वाई प्लस सम c ही होगा। अब मान लेते हैं इनका इक्वेशन है 2x, फोर्थ फिफ्थ वाली का लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस C1, अच्छा -C1, और इसका -C2। तो अपना 2√5 जो होगा वो होगा अपना सी, यहाँ पे C1 और C2 के लिए, दोनों के लिए यूज कर दे रहे हैं, क्योंकि मॉड को जब खोलेंगे तो उसका दो रूट आएगा, एक रूट C1 के लिए होगा, एक रूट C2 के लिए होगा। तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, C1, सॉरी C -4, यहाँ पे -C माइनस माइनस फोर होगा, तो वो C-4 में ही मतलब मॉड का यूज करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 2√5 आएगा अपना मॉड C-4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, √5 है। तो मॉड C-4 यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड C-4 आ जाएगा 10। अब यहाँ से मॉड को खोलेंगे तो C-4 आएगा +-10, यानी कि C की दो वैल्यूज आएंगी, 4 + -10, 4 + 10 14, और 4 - 10 - 6। तो यहाँ से जैसे ही C की दो वैल्यूज आई, हम लोग को फोर्थ और फिफ्थ लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब कौन सा फोर्थ है कौन सा फिफ्थ है ये हम लोग को बताना नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो इस बात का हम लोग मतलब इस बात के को हम लोग नहीं सोचेंगे। बस हम लोग ये कह देंगे कि द इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 2x माइनस वाई माइनस 14 एंड 2x माइनस वाई प्लस 6। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है। खैर क्वेश्चन ये वाला इजी है, कुछ ऐसा नहीं है उसमें, बस एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन था। अब ये एक फॉर्मूला है, अब ये एक क्वेश्चन है जो मतलब एक सिंपल डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है। बस इसमें ऐसा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, और ऐसा क्वेश्चन मीन्स में आ सकता है, कॉमा a प्लस बी एंड b स्क्वायर कॉमा 2b टू द लाइन x प्लस वाई tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यानी कि ये वाली एक लाइन है, और यहाँ से हम लोग 3 पॉइंट्स गिवन है, उन तीनों पॉइंट से P1 P2 P3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और जो परपेंडिकुलर का लेंथ है उसी में हम लोग को रिलेशन चाहिए। पहले P1 हम लोग का क्या होगा, P1 होगा a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a tan थीटा को यहाँ पे हम लोग सिंपली मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए t लिखते हैं, 2a t प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + t स्क्वायर की पावर 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये हम लोग का बेसिकली हो गया t प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक थीटा। वैसे ही हम लोग का P2 क्या हो जाएगा, P2 हम लोग का हो जाएगा AB प्लस a प्लस बी टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक टी। अब ए प्लस बी प्लस टी स्क्वायर, अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि हम लोग का फैक्टराइज हो जाएगा टी प्लस ए इंटू टी प्लस बी में डिवाइडेड बाई सेक टी। और हम लोग का सिमिलरली P3 क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक टी। तो बी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक टी। अब हम लोग को बताना है कि P1 P2 P3 कौन से रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो हम लोग को साफ साफ दिख ही रहा है कि मतलब P1 और P3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की स्क्वायर रूट। और वही चीज आ जाएगी P2 से मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली P1 P2 P3 इक्वल टू P2 स्क्वायर वाले इक्वेशन को आराम से सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि P1 P2 P3 आर इन GP हेंस 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को बताना है कि एक ट्राइंगल है अपने पास जिसके सारे कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं, उसका मिनिमम एरिया क्या होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को बताना है ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला चीज। तो हम लोग अपने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है उसका ये यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को देखने के लिए कि मान लेते हैं x1 x2 y1 y2 y और x3 y3 तीनों अपने इंटीजर हैं और हम लोग को निकालना है ये चीज x1 x2 1 y1 y2 1 और सॉरी गलत है, यहाँ पे x3 होगा, यहाँ पे y3 होगा और ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। तो अब इसमें क्या करते हैं कर रहे हैं हम लोग, इसमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं इस रो को, फिर इस रो को इसका मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और फिर हम लोग का क्या बचेगा, हम लोग का बचेगा 1/2 एक मॉड और ये डिटर्मिनेंट के लिए x1 माइनस x2 फिर ये x2 माइनस x3 ये चीज x3 है, ये बचेगा y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 ये y3 ये 0 0 1। और अब हम लोग इसको इस वाले रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं आएगा, 0 है तो कुछ नहीं आएगा, 1 है तो हम लोग का आएगा इसका प्रोडक्ट इंटू, एक मिनट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अब हम लोग को अपना जो एरिया है उसको मिनिमाइज करना है। तो x1 माइनस x2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो चलो मतलब पहले x1 माइनस x2 को हम लोग 0 कर दे रहे हैं, मिनिमाइज करना है तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0। अब फिर दिस इंटू दिस, अब दिस इंटू दिस करना है तो x2 माइनस x3 को क्या हम लोग 0 कर सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो x2 माइनस x3 को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब तो x1 x2 x3 तीनों सेम ही हो जाएगा। अच्छा x2 माइनस x3 को 0 नहीं कर सकते हैं तब, और मतलब अगर x1 x2 x3 तीनों सेम हो जाएगा तो तीनों एक लाइन में लाई करने लगेंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर तीनों पॉइंट x1 तीनों का सेम ही हो जाएगा तो 1 भी यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे, 3 भी यहाँ पे, तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे x2 माइनस x3 का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 1 रखना पड़ेगा, मतलब प्लस माइनस 1 वो देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और y1 माइनस y2 है तो क्या y1 माइनस y2 को 0 रख सकते हैं। चलो एक बार एक केस लेके देखते हैं, मतलब अगर y1 माइनस y2 0 हो गया तो हम लोग पहले ही x1 माइनस x2 को 0 किए थे और y1 माइनस y2 भी 0 कर दिए तो x1 और y2, अरे x1 भी x2 के बराबर y1 भी y2 के बराबर, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हम अपने कोलाइड कर देंगे। तो y1 माइनस y2 को भी मिनिमम प्लस माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो अपना जो एरिया आ जाएगा वो मिनिमम आ जाएगा 1/2 इंटू 1, यानी कि केवल 1/2। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, दिस इज डेल्टा मिनिमम, minimum area of a triangle that is formed by only integer points with integer coordinates। अब इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग एक्सटेंड करें कि हम लोग के पास एक क्वाड्रिलेटरल है कुछ ऐसा, इस क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स जो है वो इंटीजर हैं और इसका हम लोग को फाइंड करना है मिनिमम एरिया। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वही जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने के लिए जो चीज सीखे थे वो यही सीखे थे कि एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में तोड़ दो डायगोनल के अलॉन्ग, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। और इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम मतलब मिनिमम एरिया हो सकता है 1/2 क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स तो इंटीजर ही है, तो उसका मिनिमम एरिया 1/2 हो सकता है। सिमिलरली इसका भी मिनिमम एरिया 1/2 हो सकता है। तो अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का मिनिमम एरिया पूछे विथ इंटीजर पॉइंट्स तो वो हो जाएगा 1। यहाँ पे जो एनालॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है कि इसको दो ट्रायंगल में तोड़े और फिर इसका जो एरिया है वो हमेशा 1/2 से बड़ा होगा और इसका भी एरिया हमेशा 1/2 से बड़ा या बराबर होगा। तो इस पूरे का एरिया हमेशा 1/2 से बड़ा या
बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि वन मतलब यहाँ पे 0 0 1 1 1 0 1 1, ये वाला अगर स्क्वायर ले ले छोटा सा, तो इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंटीजर हैं और इसका एरिया 1 है। तो ये हम लोग की मतलब जो हम लोग निकाले थे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें जो इक्वालिटी है वो अचीव हो रही है। मतलब ये पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो ये पूरा चीज हम लोग एक्सप्रेस करेंगे क्वाड्रिलेटरल वाले केस में। मतलब इसमें मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन भी उठ सकता है कि इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग को मतलब हम लोग को तो इसको पूरा सॉल्व करके बताना चाहिए था कि जैसे इसमें बताए कि इसका मैक्सिमम ये है, इसका मैक्सिमम ये है, तो ऐसे करके ये 1/2 आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोलें कि ये ग्रेटर देन 1/2 है, ये ग्रेटर देन 1/2 है, सो वी आर नॉट डन। वी आर जस्ट सेइंग दैट मतलब ये वाला जो टोटल एरिया है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा या बराबर होगा। पर जो बराबर है वो मतलब वो बराबर है, ये बराबर मतलब जो इक्वालिटी है वो अचीवेबल है कि नहीं है, ये हम लोग को किसी एक काउंट मतलब एक एग्जांपल देके बताना होगा कि हाँ ये इक्वालिटी जो है वो अचीवेबल है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल दे दिए अपने स्क्वायर का, 1 × 1 स्क्वायर का, और वहां से हम लोग आराम से बता दिए कि ये जो इक्वालिटी है वो अचीवेबल है। और फिर अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है, बस इसमें थोड़ा सा देखना है, विजुलाइज करना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है स्लोप ऑफ डायगोनल ओबी, यानी कि अगर ओ और बी वाली लाइन को ज्वाइन कर दें तो हम लोग से ये वाला एंगल का tan थीटा पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग को इस वाले एंगल का क्या tan थीटा पता है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ओसी अगर 4 है तो ये वाला पूरा चीज भी 4 होगा। तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो tan ऑफ एंगल 1 क्या हो जाएगा, tan ऑफ एंगल 1 हो जाएगा 4/3। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ tan 1 यानी कि tan ऑफ एंगल 1 4/3। सिमिलरली tan ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा, tan ऑफ एंगल 2 हो जाएगा 1.5/3। 1.5/3 होगा 1/2। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है tan थीटा। तो थीटा जो है वो एंगल 1 माइनस एंगल 2 है, ये चीज हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग फॉर्मूले से क्या जानते हैं, ये होता है tan 1 माइनस tan 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan 1 tan 2। तो बेसिकली ये होगा 4/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/3 इंटू 1/2 यानी कि 1 + 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 4/3 माइनस 1/2 क्या होगा, 4/3 माइनस 1/2 होगा 8 माइनस 3 5, 5/6। और डिनोमिनेटर में आएगा 5/2, तो 5/6 अपॉन 5/2। तो ये आ जाएगा हम लोग का 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो जो tan थीटा आएगा वो आएगा 1/3। तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द लाइन ओ बी होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ, ये बेसिकली लिखा है x + y = 2 एंड mod x = 1। ये इसका मतलब है x + y = 2, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं। मतलब एक लाइन है अपने पास x + y = 2 और एक लाइन है x + y = -2, और एक लाइन है x = 1 और एक लाइन है x = -1। और इन दोनों के बीच का मतलब इन चारों लाइन से जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो इन चारों लाइन से जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो एक बेसिक अप्रोच हो सकता है इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उसके बाद हम लोग वही सब चीज़ करें। क्या बोलते हैं कि चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालें, फिर बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला का यूज करें, यानी कि ये वाला बेस निकालने, ये वाला हाइट निकालने और फिर अपना काम कर लें। पर हम लोग तो एक और बहुत इजी अप्रोच ही पढ़े हैं, जिसमें हम लोग को क्या करना रहता है, केवल मॉड ऑफ C1 - C2 इंटू मॉड ऑफ D1 - D2। मतलब इन दोनों लाइंस के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डिफरेंस लो, तो वो क्या आएगा 4। और फिर मॉड x = 1 यानी कि x = 1 और x = -1, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस लो तो वो आएगा 2। और डिवाइड किससे कर दो, मॉड ऑफ m1 - m2 यानी कि दोनों के स्लोप्स के डिफरेंस है। तो एक का स्लोप क्या आएगा, एक का स्लोप तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो x = 0 का स्लोप क्या आएगा, x = 0 का स्लोप तो इन्फिनिटी आएगा। तब अब हम लोग क्या करें, तो अब ऐसे केसेस को देखने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे अपना
कि हम लोग सिंपली इस वाले चीज़ का यूज़ कर लेंगे, जिससे हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत उक्कत ना हो। इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसमें M1 इन्फिनिटी आ रहा है, M2 इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को अपने बेसिक वाली चीज़ को, मतलब जैसे हम लोग बेसिक से करते थे वैसे चले जाना है करने के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो हम लोग को। तो जैसे इस वाले केस में x+y=2 और x+y=-2 में हम लोग पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x=1 और x+y=-2 का इंटरसेक्शन है 1, -3। और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x+y=2 और x=1 का इंटरसेक्शन है 1, 1। हम लोग देख सकते हैं कि 1, 1 x+y=2 को सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें x कोऑर्डिनेट 1 है ही। और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस जो आ जाएगा हम लोग का, वो सिंपली 1, 1 और 1, -3 में y कोऑर्डिनेट को केवल डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम ही है। तो ये वाला चीज़ हम लोग का 4 आ जाएगा। और जो परपेंडिकुलर हाइट है, वो हाइट हम लोग आराम से अपने देख ही सकते हैं कि x=1 और x=-1 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2 ही होगी, मतलब एक x=1 है, दूसरा x=-1 है। तो अपना जो एरिया आ जाएगा वो 4 × 2 8 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 1 - 0 है। पर यहाँ इस वाली चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसको छोड़ देंगे। यहाँ हम लोग जो बेसिक अपना चीज़ पढ़े थे उसी का यूज़ कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना सीखे, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीखे, और पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन देखे। और फिर हम लोग क्वेश्चंस किए, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट है। जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है।